तारीख़ मुझे किस नाम से याद करेगी, इसका फ़ैसला मेरे हाथ में नहीं। शायद मुझे एक नाकाम ख्वाब परस्त कहा जाए, शायद एक सन की सुल्तान। मगर जब मैंने सल्तनत के लिए फ़ैसले किए तब मेरी निगाह सिर्फ आज पर नहीं बल्कि आने वाले ज़मानों पर थी। मैंने वो तसव्वुर किया जिसकी जुर्रत मेरे अहद में किसी और ने ना की। यही मेरी अज़मत का सबब बना और यही मेरी रुसवाई का। आज लोग मेरी गलतियों को गिनते हैं, मगर काश वो मेरे ख्वाबों की बुलंदी को भी देख पाते। क्योंकि हुकूमत करना आसान है, लेकिन अपने ज़माने से आगे सोचने वालों का इंसाफ अक्सर तारीख़ देर से करती है। तो दोस्तों, दिल्ली की यात्रा अनंगपाल तोमर के लालकोट से होती हुई अब मोहम्मद बिन तुगलक के आदिलाबाद तक पहुंच चुकी है। इस वक्त हम लोग किले के अंदर मौजूद हैं, जो मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में ही बना और मोहम्मद बिन तुगलक ने यहीं से शासन चलाया। अनंगपाल तोमर, पृथ्वीराज चौहान, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, सबकी कहानी हमने आपको पिछले एपिसोडों में सुना दी है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके देख सकते हैं। हमारी कहानियाँ एकदम सच्ची हैं, इतिहास पर तर्क के साथ हैं, फैक्चुअली करेक्ट हैं। इतिहासकार इसको नकारेंगे नहीं और कोई आपको नहीं बोलेगा कि गुरुजी चौथी फेल के चैनल के ऊपर जो आपने बात सुनी है वो जो है ऐतिहासिक तौर पे सही नहीं है, उसके अंदर त्रुटि है। जहाँ पर ऐतिहासिक त्रुटि होती है वहाँ पर हम आपको आगाह भी करते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे विद्वान शासक था और मोहम्मद बिन तुगलक अपने इतिहास का सबसे विवादास्पद शासक था। विद्वान वो था, लेकिन वो विवादास्पद इसलिए हुआ कि लोग कहते हैं कि समझ तो उसकी सदियों से आगे की थी, लेकिन उसके फ़ैसले लेने में बहुत जल्दबाजी रहती थी। वो फ़ैसले बहुत जल्दी ले लिया करता था। अब विवादास्पद क्यों क्यों कहते हैं और क्या क्या ऐसे फ़ैसले लिए जिसको कहा गया कि जल्दबाजी में उसने ले लिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो उसने क्या किया कि जो ये सोने के सिक्के और मोहरे चलते थे करेंसी के तौर पर, उसने ये अंदाज़ा उस वक्त लगा लिया। सबसे पहला आप इसको एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं कि सोने के बदले वो तांबे के सिक्के चलाए, और उसने तांबे के सिक्के चलाए। लेकिन वो उसका जब कोई नई चीज़ होती है तो उसका प्रभाव जो है आने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन बाज़ार के अंदर सबसे पहली करप्शन की देन भी मोहम्मद बिन तुगलक के हिस्से में ही आई, क्योंकि लोगों ने तांबे के नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और योजना जो है पूरे तरीके से असफल हो गई। हज़ारों क्विंटल की तादाद के अंदर तांबे के नकली सिक्के उसके महल के ख़जानों में भर गए, जिनकी कोई मोल अब नहीं था, क्योंकि सोने की तो एक रियल कीमत होती थी लेकिन तांबे की वो कीमत नहीं थी। फिर उसका एक और विवादास्पद फ़ैसला उसने जल्दबाजी में किया। मंगोलों के ख़तरे को देखते हुए, जंगों से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, विद्रोहों को संभालने के लिए उसने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट करने का फ़ैसला कर लिया। लोगों को फ़ैसला मानना पड़ा और लोग इस यात्रा के अंदर इतने थके हुए और इतने हारे हुए और सल्तनत भी इतनी ज़्यादा कमज़ोर होने लगी कि पूछिए मत। नतीजा ये हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक को ये फ़ैसला जो है वापस लेना पड़ा। फिर तीसरा उसका फ़ैसला, उसने सोचा कि एक बार जो है ना, जो भी हमारे बाहरी विद्रोह होते हैं इनको कुचलने के लिए ना एक पर्याप्त इंतज़ाम कर लिया जाए। और उसने एक बहुत विशाल खुरासान की लड़ाई के लिए और मंगोलों से लड़ने के लिए विशाल सेना का निर्माण करने की सोची। अब लड़ाई तो कभी भी नहीं हुई उसके शासनकाल में, लेकिन ये जो विशाल सेना वो बनाता जा रहा था और सेना को और बड़ा और महान और ताकतवर करता जा रहा था, इससे ख़जाने पर इतना ज़्यादा बोझ पड़ा कि सल्तनत कमज़ोर होने लगी। ये योजना भी उसकी असफल हुई। लेकिन वो जो कुछ सोच रहा था, आने वाले इतिहास ने उसको ये माना कि ये सोच सही रहा था, लेकिन इसको समय कम मिला इन योजनाओं को समझने के, इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि योजनाएं आने वाले वक्त के लिए सही साबित हुई और आज लोग उन योजनाओं को मानते हैं और समझते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी विफलता जिसको माना जाता है वो ये कहा जाता है कि उसने जो है ना साउथ इंडिया को उसने जीता। खिलजी ने तो पूरे तरीके से काबू में कर लिया था, लेकिन कुछ वक्त जैसे ही गुज़रा तो साउथ इंडिया की पकड़ जो है मोहम्मद बिन तुगलक के इन्हीं फ़ैसलों की वजह से, क्योंकि देखिए करप्शन बड़ी थी, नकली सिक्के आए तो ख़जाने पे बोझ बड़ा,
बड़ी फ़ौज रखने के लिए ख़जाने के ऊपर बोझ पड़ गया था, राजधानी शिफ्ट करने के लिए जनता के अंदर में थोड़ा सा असंतोष पैदा हो गया था। तो बहुत सारे तरीके के विद्रोह जगह जगह पर कुचल रहे थे और जो साउथ की पकड़ थी ना वो पूरे तरीके से ढीली पड़ गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंदर ही बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ साउथ के अंदर और विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। किस दिन हम हम्पी जाएंगे ना तो इसमें बहमनी साम्राज्य का उदय तो कोई बहुत बड़ी ठीक है वो भी बताएंगे आपको, लेकिन इसमें जो विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ ना ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और आज भी हम्पी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो खंडर और उस सल्तनत के खंडर हम्पी के अंदर मौजूद हैं। तो बहमनी साम्राज्य वालों ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और विजयनगर वालों ने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया और ये लोग तुगलक से पूरे तरीके से आज़ाद हो गए, यानी कि साउथ इनके हाथ से निकल गया। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही हुआ। तो असफलताएं हैं लेकिन एक वैज्ञानिक पढ़ी लिखी सोच है, क्योंकि मैंने आपको पिछले एपिसोड के अंदर बताया था गयासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत पढ़ाया था, हर चीज़ में सक्षम था। विफलताओं का मैं एक आपको ना बेसिक कारण बताता हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक की विफलताओं का मुख्य कारण क्या था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की जो सफलताओं का मुख्य कारण था ना वही मोहम्मद बिन तुगलक की असफलताओं का मुख्य कारण था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना टीम बना के काम नहीं करता था। मोहम्मद बिन तुगलक हर लड़ाई में खुद ही लीड करने पहुंचता था। मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत अच्छा चिकित्सक भी था। मोहम्मद बिन तुगलक हर जगह पर अपने फ़ैसले खुद ही लेता था। उसके अगर आप उसके साम्राज्य में देखेंगे तो आपको बहुत काबिल और नामचीन सेनापति नहीं मिलेंगे। सारे अभियानों में देखेंगे तो वो खुद ही सेना को लीड कर रहा होगा, वो खुद ही सेना के साथ आगे बढ़ रहा होगा, खुद ही फैसले ले रहा होगा, खुद ही वो कोई बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करके नहीं, वो अपने फ़ैसलों को खुद लेता था, अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाता था। इसलिए सारी फेलियर्स भी उसके हिस्से में आती हैं। जबकि खिलजी के पास मलिक काफूर था, खिलजी के पास ज़फ़र ख़ान था, खिलजी के पास उलूग था। तो खिलजी के पास एक बड़े बड़े नाम के सेनापति थे जो अलग अलग मोर्चों के ऊपर में लोहा ले रहे थे। अब एक आदमी सारे मोर्चों पर एक साथ लोहा ले ही नहीं सकता था। ये जो केंद्रीकृत व्यवस्था बनाने की मोहम्मद बिन तुगलक ने कोशिश की, यही उसकी असफलताओं का कारण बना। अगर ये वो सारी योजनाएं एक साथ लागू भी करता और अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग इन योजनाओं को लीड करते तो क्या पता कि आने वाला इतिहास तुगलक को हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे महान शासक मानता, क्योंकि उसके फैसले बुरे नहीं थे, उनका इम्प्लीमेंटेशन बुरा था, उनको करने का तरीका बुरा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तुगलक साउथ से ख़त्म हो चुके थे और फ़िरोज़ शाह तुगलक का शासन आया। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कभी भी साउथ को फिर दोबारा रीगेन करने की कोशिश नहीं की। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने तो जो सत्ता उसके हाथ में थी उसको बचाने की, निखारने की, संवारने की कोशिश की। और फ़िरोज़ शाह तुगलक की कहानी हम लोग अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे, क्योंकि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने एक कारनामा और किया। राजधानी अब तुगलकाबाद से हट के उसने एक नया शहर बनाया, फ़िरोज़ शाह कोटला, और वहीं से सत्ता का संचालन किया और शासन किया और बहुत शांत और स्थिर सत्ता बनाई। कहते हैं तुगलक वंश का आखिरी प्रभावी राजा फ़िरोज़ शाह तुगलक ही था, क्योंकि तुगलक फ़िरोज़ शाह तुगलक के बाद जैसे ही दिल्ली के अंदर सत्ता अस्थिर होने लगती है, साउथ पहले से ही हाथ में जा चुका था और सत्ता कमज़ोर होने लगती है फ़िरोज़ शाह तुगलक के बाद, तो एक आक्रमणकारी ये सब देखता है और दिल्ली पर, दिल्ली के इतिहास का सबसे ख़तरनाक हमला करता है और कई सालों के लिए दिल्ली को अस्थिर कर देता है। वो आक्रमणकारी था तैमूर। समरकंद में पैदा हुआ चंगेज़ खान का वंशज अपने आप को बताने वाला तैमूर, उसने दिल्ली को पूरे तरीके से वीरान और उजाड़ कर दिया। तो अनंगपाल ने दिल्ली बनाई, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने उसकी सीमा बढ़ाई, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने दिल्ली को सजाया, फिर तुगलकों ने उसका और खिलजियों ने उसका विस्तार किया। उसके बाद फ़िरोज़ शाह ने उसको और सजाया और संवारा, और ये सब विस्तार जो है तैमूर के एक आक्रमण ने तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन तैमूर की कहानी और फ़िरोज़ शाह की कहानी हम लोग आपको अगला वीडियो बनाएंगे उसके अंदर बताएंगे, और आपको फ़िरोज़ शाह का किला भी दिखाएंगे, फ़िरोज़ शाह कोटला, जो दिल्ली के अंदर अभी मौजूद है और ऐतिहासिक रूप से संरक्षित और सुरक्षित है। ये तो मोहम्मद बिन तुगलक का किला है।
इसके ग्लिम्स और इसकी झलकियाँ आपको दिखाएंगे और तुगलक के बारे में, ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सही इतिहास, एकदम एक्यूरेट इतिहास, जो कि बिल्कुल इतिहासकार जिसको मानते हैं, उसको जानने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए एक चौथी फेल आदमी से जुड़ जाइए। जय। 1325 ईस्वी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा ऐसा शासक जिसे कुछ इतिहासकार प्रतिभाशाली कहते हैं और कुछ पागल और कुछ अपने समय से सदियों के आगे का इंसान। उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन गद्दी पर बैठने से पहले उसका नाम था जूना खान। वो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। 1323 में जूना खान ने वारंगल पर चढ़ाई की और काकतीय राजा प्रतापरुद्रा को हराकर दक्षिण दिल्ली की शक्ति का विस्तार किया। फिर आया 1325। बंगाल से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक की रहस्यमयी मौत हो गई। अफगानपुर का मंडप गिर गया और कुछ ही दिनों में जूना खान दिल्ली का नया सुल्तान बन गया, जिसका नाम पड़ा शाही नाम मोहम्मद बिन तुगलक। ये सिर्फ तलवार चलाने वाला शासक नहीं था, उसे गणित, दर्शन, चिकित्सा, अरबी और फारसी का गहरा ज्ञान था। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी सोच इतनी तेज़ दौड़ती थी कि उसका साम्राज्य उसका साथ नहीं दे पाता था। 1327 में उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उसने दिल्ली की राजधानी को हज़ारों किलोमीटर दूर दौलताबाद ले जाने का आदेश दिया। उसका तर्क था कि भारत के बीच में स्थित राजधानी पूरे साम्राज्य को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकेगी। लेकिन हज़ारों परिवारों को कठिन यात्रा, प्रशासनिक अव्यवस्था और जन असंतोष ने इस योजना को असफल बना दिया। कुछ वर्षों बाद उसे राजधानी वापस दिल्ली लानी पड़ी। 1329 और 30 में उसने एक और प्रयोग किया। चांदी की जगह तांबे और पीतल के टोकन सिक्के जारी कर दिए। विचार आधुनिक था, लेकिन नियंत्रण कमज़ोर था। लोगों ने घरों में नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते बाजार नकली मुद्रा से भर गया और योजना पूरी तरह विफल हुई। उधर साम्राज्य के कोनों में विद्रोह उठने लगे। 1336 में दक्षिण में दो भाइयों हरिहरा और बुक्का-रोया ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। 1347 में दक्कन में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी सल्तनत की स्थापना कर दी। यानी जो दक्षिण अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर ने दिल्ली के अधीन लाया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में हाथ से निकल गया। बंगाल अलग हुआ, दक्कन अलग हुआ, दक्षिण अलग हुआ, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक हार मानने वालों में नहीं था। वो एक विद्रोह दबाता, दूसरा उठ खड़ा होता, एक प्रांत संभालता, दूसरा हाथ से निकलता। लगभग पूरे शासनकाल में वो घोड़े की पीठ पर रहा, कभी बंगाल, कभी गुजरात, कभी दक्कन, कभी सिंध। 1351 में सिद्ध के ठट्टा क्षेत्र में विद्रोह दबाने के अभियान के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथ एक ऐसे शासक का अंत हुआ जिसकी बुद्धि अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन जिसकी योजनाएं उसके साम्राज्य से भी तेज़ दौड़ रही थी। आज हम मोहम्मद बिन तुगलक को याद करते हैं तो सिर्फ उसके असफल प्रयोगों के लिए नहीं, बल्कि हम एक ऐसे शासक को देखते हैं जिसने पूरे भारत को एक प्रशासनिक ढांचे में बांधने का सपना देखा था। उसके पिता ने बनाया था तुगलकाबाद फोर्ट, और आज मैं खड़ा हूँ उसी तुगलक विरासत के सामने, उन पत्थरों के बीच जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक, जूना खान और मोहम्मद बिन तुगलक के सपनों, सफलताओं और असफलताओं को अपनी आंखों से देखा था। ये सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि उस दौर की कहानी है जब दिल्ली से पूरे हिंदुस्तान पर शासन करने का सपना देखा गया।